और वो है सिचुएशन क्लॉज। ठीक है जी। ये बताओ कि आरओसी सबसे ज्यादा इंगेज रहता है कंपनी के साथ या नहीं? ठीक बात है कि नहीं? और ऐसी कई चीजें आरओसी भेजेगा कंपनी को भी, और कंपनी ने भी आरओसी को भेजनी है। इन सारे के सारे कम्युनिकेशंस के लिए मैं अभी सिर्फ गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन की बात करता हूं। क्या एक फिक्स्ड प्लेस का होना जरूरी नहीं है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्यों रखा गया कि अगर कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं तो हमने कम्युनिकेशन किससे करना है? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस से। वो जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वही कहलाएगा डोमिसाइल ऑफ द कंपनी। डोमिसाइल यानी होम, घर। तो कंपनी रहती कहां है? जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। पर्सन है भाई, नाम भी होगा और रहेगा भी कहीं ना कहीं, आर्टिफिशियली सही। कम्युनिकेशन भी सारे के सारे यहीं से होंगे। ठीक बात है कि नहीं? चाहे कम्युनिकेशन कंपनी की तरफ से आए, चाहे कंपनी को जाए आरओसी से। इज इट क्लियर? जाएगा इसी एड्रेस पे। अगर इस एड्रेस को ही चेंज करना पड़े तो क्या होगा? जरा सोचिए। इस एड्रेस को चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती? हमें लगा जी हम तो दिल्ली में हैं, तो ज्यूरिसडिक्शन कौन सी आएगी? दिल्ली। अच्छा, ज्यूरिसडिक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है कि अगर आपने केस दायर करना है तो किसी भी कंपनी के खिलाफ केस दायर वहां किया जाता है जहां पर उसकी ज्यूरिसडिक्शन, जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। आपने बहुत सारे बिल्स में देखा होगा, लिखा होता है ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन। ये मैंने सीपीटी में भी एक बार बताया था। ऐसा क्लॉज डालना भी वैलिड है। ये रिस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होता। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहे तो कहां करेगी? हो सकता है कि दिल्ली में ही चेंज करना हो। ठीक बात है कि नहीं? अब दिल्ली तो देखो छोटी सी है, हालांकि बहुत बड़ी है। तो इन कंपैरिजन टू महाराष्ट्र छोटी है कि नहीं है? इन कंपैरिजन टू चेन्नई छोटी है कि नहीं? आरओसी भी दो दो बने हुए हैं वहां। इतनी बड़ी स्टेट्स हैं वो, मुंबई में और पुणे में, महाराष्ट्र के हैं। यानी एक इतनी बड़ी स्टेट है कि एक ही स्टेट में दो दो आरओसी चाहिए। तो इसी तरह से तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु भी बहुत बड़ा है। एक उसका है चेन्नई में और दूसरा है कोयम्बटूर में। तो एक ही स्टेट में जब दो आरओसी हों और आपको एक आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन से दूसरे आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन में जाना हो, लेकिन स्टेट तो सेम है, फिर क्या करेंगे? ठीक बात है कि नहीं? या आपको एक विलेज या टाउन या सिटी से दूसरे टाउन या विलेज और सिटी में जाना है, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन करेंगे। यूपी के किसी दो सिटी के नाम बता दो। लखनऊ और कानपुर। लखनऊ से आपने अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है कानपुर में, लेकिन देखा जाए तो यूपी का आरओसी तो एक ही है। तो आपकी अब क्या चेंज हो रही है? सिटी चेंज हो रही है। हम दिल्ली में एक ही सिटी में हैं। कानपुर से कानपुर में करना हो तो कोई समस्या नहीं है, बहुत बड़ी। कानपुर से लखनऊ में करना हो तो थोड़ी सी डिफिकल्टी, क्योंकि आरओसी तो एक ही है। लेकिन अगर मुझे तमिलनाडु में चेन्नई से कोयम्बटूर में करना हो तो आरओसी भी डिफरेंट हो गए, हालांकि स्टेट सेम है। अगर मुझे मुंबई से पुणे में जाना हो तो आरओसी डिफरेंट हो गए। ठीक बात है कि नहीं? तो ऐसे तीन केस हमने पढ़ लिए। कानपुर से कानपुर में चेंज करना है रजिस्टर्ड ऑफिस, या कानपुर से लखनऊ में करना है। इसमें क्या है?
सिटी चेंज हुई लेकिन आरओसी एक ही है। दो ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर दो दो आरओसी हैं, कौन कौन सी? तमिलनाडु और, अब क्या करें उसका? उसके अंदर है तो स्टेट सेम, लेकिन दो अलग अलग आरओसी की जुरिस्डिक्शन में, वो चेंज कराना है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। डिफिकल्टी बढ़ेगी क्यों? क्योंकि आज तक की सारी पुरानी कॉरेस्पॉन्डेंस जो हो रही थी, एक जुरिस्डिक्शन वाला आरओसी संभाल रहा है, पुराना सारा रिकॉर्ड उठा के वहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक बात है कि नहीं? ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी है ना, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। डिफिकल्टी कहां आ सकती है? वहां के जो क्रेडिटर थे उनको डर होगा कि पता चले ये कंपनी यहां से बंद हो रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस उठा के ले जा रही है लखनऊ में, कहीं पता चले वहां जाके कंपनी बंद हो गई तो हमारा क्या होगा? इन क्रेडिटर्स का भी इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, बहुत सारी बातें देखिए। चलिए 3 बातें हो गई। चौथी बात क्या? कि दिल्ली से हमें मुंबई में शिफ्ट करना है, यानी स्टेट ही चेंज हो गई पूरी। तो 4 लेवल्स पर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो सकता है। पहला केस, सेम सिटी में ही चेंज करना है, ठीक बात है कि नहीं? जैसे कानपुर से कानपुर में ही। दूसरा केस, सेम स्टेट में सेम आरओसी है लेकिन सिटी चेंज हो गई, कानपुर से लखनऊ में। और तीसरा केस, सेम स्टेट में जहां 2 आरओसी हैं और एक आरओसी की जुरिस्डिक्शन से दूसरे आरओसी की जुरिस्डिक्शन में जाना है। और फोर्थ केस, जहां एक छोड़ के दूसरी स्टेट में जाना है। तो इसीलिए ये सब चेंज करने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो कि हम सीखेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमारा ये सिचुएशन क्लॉज कहता क्या है, क्यों हमने सिचुएशन क्लॉज को मेमोरेंडम में डाला। सिचुएशन क्लॉज सिर्फ छोटी सी बात कहता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस यानी हेड ऑफिस, जिस नाम से आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी कहां पर है? जिस प्लेस पर यह होगा वही प्लेस क्या कहलाएगा? डोमिसाइल ऑफ कंपनी। ठीक बात है कि नहीं? इसी डोमिसाइल पर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है वो यहीं से किया जाएगा। इसी प्लेस पर क्या रखी जाएंगी? ऑल इंपॉर्टेंट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ऑल इंपॉर्टेंट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स सब यहीं रखे जाएंगे। ठीक बात है कि नहीं? इसी डोमिसाइल से यह तय होगा कि कंपनी की जुरिस्डिक्शन, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कहां होगी। ठीक बात है कि नहीं? यही डोमिसाइल ऑफ कंपनी तय करेगा कि किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन यहां पर है। यानी अगर कंपनी के खिलाफ केस दायर करना है तो किस कोर्ट में करें। ठीक बात है कि नहीं? अगर आपने इसमें चेंज कराया तो क्या करना पड़ेगा? या फिर अगर रजिस्टर्ड ऑफिस आपने शुरू में ही नहीं लिया, मैंने एक पॉइंट आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम, इनकॉर्पोरेशन के टाइम बताया था कि जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड ऑफिस उसी वक्त, एप्लीकेशन देते वक्त ही आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है भाई हमने अभी तक रजिस्टर्ड ऑफिस का पता अभी फाइनल ना किया हो, तो इसीलिए आपको कितने डेज मिलते हैं इस काम के लिए? 30 डेज।
30 दिन मिलेंगे इनकॉर्पोरेशन के बाद कि इनकॉर्पोरेशन आप करा लो, इनकॉर्पोरेशन से अगले 30 दिन में भी आप रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस हमें दे देना। तो पहली बार नई कंपनी शुरू हुई, उस इनकॉर्पोरेशन से भी 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपको बताना पड़ेगा आरओसी को। ठीक बात है कि नहीं? और अगर इसमें कोई चेंज होना है तो भी कितने टाइम में रजिस्ट्रार से? 30 डेज में। ठीक बात है कि नहीं? तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी की, न्यू कंपनी का फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑफिस, या फिर ओल्ड कंपनी का चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, इन सबको 30 डेज में। यहां ये क्या कर रहे हैं हम? नोटिस टू आरओसी। किसकी बात चल रही है सब? नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नई कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस या ओल्ड कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस? नई का तो पहला रजिस्टर्ड ऑफिस रखा जाएगा और पुरानी का हो सकता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो जाए। ये कब देना है? विद इन 30 डेज। कौन से? 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये विद इन 30 डेज ऑफ चेंज इन ऑफिस। ठीक बात है कि नहीं? इज इट क्लियर? जरा नोट करिए और फिर पढ़ें आगे। तो इसका मतलब यह कि अगर मैंने अपने नई कंपनी के फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑफिस की इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन में देनी है, नोटिस देना है आरओसी को। हां जी, सुन लीजिए। अगर मुझे अपने नए कंपनी का पहले रजिस्टर्ड ऑफिस की इंफॉर्मेशन 30 दिन में देनी है, इसका मतलब इन्हीं 30 दिनों में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आना चाहिए। या तो मेरा फॉर्मेशन के टाइम ही रेडी हो, अगर फॉर्मेशन रेडी है तो उसी वक्त बता देंगे, अगर नहीं है तो अगले 30 दिन के अंदर मेरे पास मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है। ठीक बात है कि नहीं? आइए पढ़े पेज नंबर 47। लिखा है मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ सिचुएशन क्लॉज। डोमिसाइल ऑफ द कंपनी। This clause contains the name of the state in which the registered office of the company is to be situated. ठीक है जी? क्या बताएंगे? प्लेस। कौन सा? जो भी प्लेस है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्लेस लिखा जाता है एमओए में, पूरा का पूरा एड्रेस नहीं लिखा जाता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एमओए में जो है क्या लिखा जाएगा? बस कि दिल्ली में है, कानपुर में है। कंप्लीट एड्रेस लिखने की जरूरत उसमें नहीं होती। हालांकि कंप्लीट एड्रेस की इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। किसको देनी? आरओसी को, विद इन 30 डेज। आइए आगे पढ़े। सो कम्युनिकेशन बाय आरओसी टू द कंपनी, ऑल कम्युनिकेशंस, नोटिसेज, सर्कुलर्स एंड अदर कॉरेस्पॉन्डेंसेज टू द कंपनी बाय आरओसी, गवर्नमेंट एजेंसीज और अदर्स आर टू बी एड्रेस टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ओनली। ठीक बात है? और डॉक्यूमेंट्स की बात करें, बुक्स की बात करें, ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ द कंपनी सच एज एनुअल रिटर्न्स, मिनट बुक्स, इसको अंडरलाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी चाहिए। एनुअल रिटर्न का मतलब
हर साल आपको रिटर्न्स देनी है, रिटर्न्स की कॉपीज, टैक्स की रिटर्न्स होगी और तरह की रिटर्न्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट यहीं पड़े होने चाहिए। क्यों क्यों कहा गया? एनी कलेक्ट नहीं कर सके, कलेक्ट करने नहीं आती गवर्नमेंट कभी भी। आपको तो वो सारे डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कराने हैं, वो आएगी इंस्पेक्शन करने के, हाँ भाई सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो एनी टाइम इंस्पेक्शन का जो पर्पस है ना वो पूरा हो सके। ठीक बात है कि नहीं? एनी टाइम इंस्पेक्शन, ये पर्पस है इसका। जब चाहे तब वहां पर धावा बोल दें और कहें सारे डॉक्यूमेंट निकालो, ये पर्पस है। तो पढ़ते इसे। एनुअल रिटर्न्स, दूसरा क्या है? मिनट बुक्स। मिनट, वॉच के मिनट्स नहीं, जितनी भी मीटिंग्स हैं। कितने तरह की मीटिंग बताई थी मैंने? एनुअल जनरल मीटिंग बताई थी, और बोर्ड मीटिंग, और स्टैट्यूटरी मीटिंग। किसे करनी पड़ती है स्टैट्यूटरी? पब्लिक कंपनी, बस पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, और लास्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। भाई सारी की सारी मीटिंग में क्या होता है? बातें होती हैं, खाते पीते हैं और घर चले जाते हैं, या कोई बिजनेस होता है वहां पे। आप जानते हैं कि मीटिंग्स कभी भी छुट्टी के दिन नहीं की जा सकती। मीटिंग्स के लिए सारे शेयरहोल्डर को बुलाया जाता है। जब भी मीटिंग होगी ना, वर्किंग डे में होगी, क्योंकि वहां पर आप मस्ती करने तो आ नहीं रहे, वहां पर क्या करने आ रहे हो? काम करने आ रहे हो, बिजनेस करने आ रहे हो। इसीलिए हमेशा और हमेशा मीटिंग कब होती है? वर्किंग डे में, वर्किंग आवर्स में। समझ आ गई? तो भाई आपने वहां पर बिजनेस किया, बिजनेस के बहुत ज्यादा अहम फैसले लिए। उन फैसलों को क्या सिर्फ और सिर्फ ओरली लिया जाएगा, या उन सारी बातों को एक बार लिखना जरूरी है? बताइए। जितने भी आपने डिसीजन लिए उन सबका लिखा होना जरूरी है। हर डिसीजन पे कैसे कैसे पहली बात हुई, कैसे कैसे डायरेक्टर आए, बैठे, पहला मुद्दा कौन सा उठाया, फिर इन्होंने ये कहा, उनका एक जिस्ट बनाया जाएगा। मीटिंग के बाद ये लंबी लिस्ट हो जाएगी, शुरू से लेकर एंड तक की। एक पर्सन वहीं बैठा हुआ है, लगातार टाइप कर रहा है, ये बातें हुई हैं, और उसके बाद उसका जिस्ट तैयार करके पॉइंट वाइज लिखा जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा कि हाँ जी यही उस कंपनी में हुआ था, उस मीटिंग में हुआ था। ये मीटिंग्स के मिनट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये जो आपकी एक फाइल तैयार होती जा रही है, पुराने जब डिसीजन लिए गए उन डिसीजन का पूरा रिकॉर्ड हो गया, सही तरह से लिए गए थे या नहीं लिए गए थे, ये सब बातें उसमें लिखी हैं। ये मिनट की बुक्स कहां रखी जाएगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। फिर आती है बात रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की। हम पहले कर चुके हैं कि जो कंपनी का मेंबर होगा, पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? जो कंपनी की मेंबरशिप से हट जाएगा उसका नाम उसमें से डिलीट कर दिया जाएगा, नया मेंबर उसे ऐड कर दिया जाएगा। ये क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ये भी कहां रखा जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में। आइए चलें आगे। सो ये सब रजिस्टर्ड ऑफिस में। अब आएगी बात जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट की। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब बातें आएगी कि भाई ये रजिस्टर्ड ऑफिस कितने टाइम में आ जाना चाहिए। मैंडेटरी टू हैव रजिस्टर्ड, द कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कब? या तो विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस और एक्चुअल कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, विच एवर इज। यानी मैक्सिमम टाइम कितने दिन का मिला? 30 डेज का मिला। नोटिस टू रजिस्ट्रार, notice of the situation of the registered office must be sent to the registrar within 30 days of incorporation in case of new company, and if there is any change therein, it must also be sent to the registrar within
30 days ऑफ दैट चेंज। इज इट क्लियर? चले आगे। अब आ गई कहानी सारी की सारी कि भाई क्यों चेंज कराना चाह रहे हो। तरीके तो मैंने बता दिए 4 कि कैसे कैसे चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज क्यों करवाना चाह रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा। हम कहेंगे जी हम अब जो है यहां से वहां इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें यहां पर बहुत मुश्किल आ रही है, बहुत कॉस्टली हो चुका। इस जगह हम जाना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री और अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ले जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल पास में ही ना वो प्रोडक्ट है जो कि हमारा रॉ मटेरियल है, इतनी दूर से हमारा आता है, वैसे ही कॉस्टली पड़ जाता है, हम मार्केट में सरवाइव कैसे करें। तो अगर हमारे आसपास ही मटेरियल हमारा मिलेगा या लेबर आसानी से मिल जाएगी तो हमें बिजनेस करना आसान हो जाएगा, हम और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और इकोनॉमिकली काम कर पाएंगे, और इसीलिए हमारे लिए काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब आपको एप्लीकेशन की पास होनी ही होनी है। इज इट क्लियर? तो बहुत सारी ऐसी और बातें यहां लिखी गई कि आप क्यों अपना चेंज करवाना चाहते हो सिस्टम। दूसरी बात ये कि न्यू एंड इंप्रूव्ड, मान लिया जाए कि हमारा दिल्ली में एक ऑफिस है, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर है, यूपी में है, कहीं और चले जाएं, ऐसी जगह जाएं यूपी से हटके जहां पर बहुत सारे हमें हमारे बिजनेस को करने के लिए न्यू और इंप्रूव्ड मीन्स मिले। हमें पता लगा कि जी गुड़गांव में बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, हमारा काम कॉल सेंटर से ज्यादा पड़ता है, वहीं से लोग हम हायर भी कर लेंगे, नए ऑफिसेज लेंगे, काम हम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तो हमें हरियाणा शिफ्ट कर दो। ठीक बात है कि नहीं? गुड़गांव में आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कराना चाहते हो ताकि नए और इंप्रूव्ड तरीके से आप काम कर पाओ। इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं ऑल्टरेशन इन सिचुएशन क्लॉज में सेक्शन 17 में, वो क्या है? सर्कमस्टेंसेस वेयर चेंज इज परमिसिबल, अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है जी, जाओ आप करो अपना ऑफिस चेंज। पहला पॉइंट, टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस मोर इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली। सेकेंड, टू अटेन इट्स मेन पर्पस, मेन पर्पस अंडरलाइन कर लो। आपको याद होगा मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया था कि ये मेन के अलावा एंसिलरी भी हो सकता है, तो एंसिलरी के लिए आपको कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? आपको अगर ये काम करना है तो किस काम के लिए कि जी मेरा मेन ऑब्जेक्ट ही पूरा नहीं हो पा रहा, तो यहां पर मेन पर्पस जो है वो आप नए और इंप्रूव्ड मीन्स से करना चाहते हो। सी, टू एनलार्ज और चेंज द लोकल एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशंस, कि बड़े लेवल पे मैं चाहता हूं। आगे, टू कैरी ऑन सम बिजनेस विच अंडर एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस may be conveniently or advantageously be combined with the business of the company। यानी कहीं से भी हमें मोर एडवांटेज, मोर कन्वीनियंस मिले, वहां पर भी आपको अलाउ किया जा सकता है। अब ई पॉइंट जरा ध्यान से पढ़िएगा, लिखा गया है इसमें, लिखा टू रिस्ट्रिक्ट और अबैंडन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम। अगर मान लिया जाए कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करवाया, ऑब्जेक्टिव चेंज होते ही हो सकता है जिस जगह आप काम कर रहे हो वो उस ऑब्जेक्टिव के लिए सूट करे ही ना। इसका मतलब साइड बाय साइड यू विल हैव टू चेंज योर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल्सो। तो जहां पर आप एक ऑब्जेक्ट को अबैंडन कर देते हो, उस कारण से नॉर्मली ऐसा होता है कि आप अपनी सिचुएशन भी चेंज करते हो। तो यह था पॉइंट ई। पॉइंट एफ, टू सेल और डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। मान लिया जाए आप कहते हो जी यहां पर हमारे लिए बहुत कॉस्टली अफेयर है, ये बहुत ज्यादा हमें रेंटल महंगा पड़ रहा है, या हमारे पास अपनी जो ये जगह है वो सूट नहीं कर रही, हम इसको बेच के कहीं और जा रहे हैं। मान लिया जाए कि मेरी अपनी जगह है,
लेकिन मुझे सूट नहीं कर रही कि इस जगह पर हम अपना बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से नहीं चला पा रहे, तो हम ये सारी प्रॉपर्टी बेच के कहीं और नई प्रॉपर्टी लेंगे, तो वहीं पर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस भी नया बनाएंगे। अगला केस, टू एमैलगमेट विद एनी अदर कंपनी और बॉडी ऑफ पर्संस। एमैलगमेशन का मतलब कि अगर दो कंपनीज मिल जाएं, एक कंपनी बन जाए, तो यह भी एमैलगमेशन है। या एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर ले, ये अब्जॉर्प्शन का एक पॉइंट कहलाता है, एमैलगमेशन और अब्जॉर्प्शन कहलाते हैं। इन एनी केस होगा क्या, अब कंपनी में स्टेक बदल गया, दूसरी कंपनी हो सकता है कि हम ऐसे काम नहीं करना चाहते, दूसरे तरीके से काम करना चाहते हैं, तो एमैलगमेशन के कारण नॉर्मली अलाउ कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या था, मोर इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली। दूसरा पॉइंट क्या था, न्यू और इंप्रूव्ड मीन से हम क्या करेंगे, अपने मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करेंगे। तीसरा केस, अपने ऑपरेशंस को, उसके एरिया को हमने और वाइड करना है, एनलार्ज करना है। और नेक्स्ट, बिजनेस को कन्वीनियंटली एंड एडवांटेजियसली करना है। नेक्स्ट, हमारा अगर पुराना कोई ऑब्जेक्ट रिस्ट्रिक्ट हो गया या अबैंडन हो गया, इस कारण से भी हम उसे चेंज करना चाहते हैं। और आखिरी दो, या तो हम सारी प्रॉपर्टी बेच के अलग जाना चाहते हैं, या कंपनी एमैलगमेट हो गई है। एक बार पढ़ लो जल्दी से। Alteration in what? Situation clause. हाँ जी, नेम क्लॉज के अंदर एक केस हो सकता है कि जरूरी नहीं है ना कि आरओसी के पास पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर्स की भी लिस्ट हो। देखो कंपनीज में सिर्फ कंपनीज के ऊपर देखा जाता है। तो सर ऐसे भी तो हो सकता है ना, जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है जो बहुत सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है, तो उनका अगर नेम यूज कर लिया जाए तो वो पर्टिकुलर कंपनी भी इनके पास वो नेम्स भी होते हैं वैसे, बट रूल क्या है, कंपनी से कंपनी का मैच नहीं करना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, उन पर पार्टनरशिप वाले नाम यूज कर भी लिए गए जो कि नॉर्मली नहीं किए जाते, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, पहले केस में क्या था, यूपी में हमारी कंपनी चलती है, कहां पर, कानपुर से, कानपुर में ही चेंज करना है हमने। दूसरे केस में क्या था, कानपुर से लखनऊ में चेंज करना है। तीसरे केस में या तो मुंबई टू पुणे या चेन्नई टू, ये दो ही केस हो सकते हैं बस। मुंबई ज्यूरिसडिक्शन, चेन्नई ज्यूरिसडिक्शन। लाइकवाइज इसके आगे जे लिख देता हूं मैं, मीन्स ज्यूरिसडिक्शन। कोयम्बटूर,
इसकी जुरिस्डिक्शन। तो ये दोनों केसेस एक स्टेट के दो अलग अलग आरओसी वाले हैं, और ये केस दिल्ली टू मुंबई, सेम स्टेट विद इन द सेम सिटी। क्या है ये? सेम स्टेट विद इन सेम सिटी। और ये क्या है? सेम स्टेट डिफरेंट सिटी। बोलिए, सेम आरओसी ऑफ द स्टेट। सेम की जगह लिखिए सिंगल आरओसी ऑफ द स्टेट। और ये केस कौन से हैं? सेम स्टेट डिफरेंट सिटी और डिफरेंट आरओसी ऑफ सेम स्टेट। और ये क्या है? डिफरेंट स्टेट। इसमें डिफरेंट आरओसी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑब्वियस है कि आरओसी डिफरेंट होगा। ठीक बात है कि नहीं? सबसे आसान काम आपको क्या लग रहा है? पहले वाला। तो सबसे कम फॉर्मेलिटीज भी कहां होंगी? पहले वाले केस में। उससे थोड़ी सी मुश्किल कहां आएगी? सेम स्टेट और डिफरेंट आरओसी में। ठीक बात है कि नहीं? तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे। यहां पर आपके बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा। बोर्ड मीटिंग करो, रेजोल्यूशन दे दो, शेयर होल्डर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? यहां पर शेयर होल्डर्स को बुला के उनका स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत है। इज इट क्लियर? तो इन दोनों केसेस में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी दो स्टेप्स सेम। क्या होता है यहां पर? बोर्ड रेजोल्यूशन, और यहां पर क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। ये क्या होता है? जनरल मीटिंग में। ये क्या होता है? बोर्ड मीटिंग्स में। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम पहले ही बता चुका हूं बोर्ड मीटिंग क्या होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कोर मीटिंग है वो कहलाती है बोर्ड मीटिंग, जहां डायरेक्टर्स मिलकर फैसला लेते हैं। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास करना है तो वो क्या होगा? जनरल मीटिंग्स में शेयर होल्डर्स को बुला के 3/4 एटलीस्ट 3/4 यानी 75% मेजॉरिटी से। अब देखो, कोई भी काम करो, आरओसी को तो हमारा दोस्त है सबसे पहला, सारी इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी दिन में। तो 30 दिन का टाइम है, आरओसी को नोटिस दे दो 30 डेज में। यहां पर भी सेम केस और यहां पर भी सेम केस। इज इट वेरी क्लियर? अगला पॉइंट, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है, ऑल्ट्रेशन करनी है, उसे ऑल्टर कर लो।
दोनों ही केसेस में। अब बताओ क्या यहां ऑल्टर करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बताइए जल्दी से, क्या यहां ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी? इसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं आपको, क्योंकि स्टेट मेंशन होती है, एड्रेस मेंशन होता ही नहीं है। इसीलिए इन दोनों केस में जब स्टेट सेम है, आरओसी सेम है, तो भाई मेमोरेंडम में क्यों ऑल्ट्रेशन करें? ठीक बात है कि नहीं? इसका मतलब यहां पर मेमोरेंडम में कोई भी चेंज, कोई भी ऑल्ट्रेशन जरूरी नहीं है। चेंज या ऑल्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, लिख दीजिए, कोई चेंज या कोई ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक बात है कि नहीं? एमओए में मेंशन है हमारी स्टेट, इसमें क्या मेंशन नहीं है? एड्रेस तो मेंशन ही नहीं है, तो भाई इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखा जाए तो दो बातें सेम हो गई। डिफरेंस क्या हुआ? छोटा सा मुद्दा था, बोर्ड मीटिंग में सुलझा लिया, छोटा सा डिसीजन था, और थोड़ा सा बड़ा लगा तो सारे शेयर होल्डर्स को बुला लिया, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लिया। ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये इन एक्चुअल सिर्फ दो ही स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर दो अलग अलग आरओसी हैं, तो इन दोनों पर ही एप्लीकेबल है ये। मुंबई और पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। चेन्नई और कोयम्बटूर कहां पर है? तमिलनाडु में। इज इट क्लियर? लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिख देता हूं। ये है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और ये क्या है? स्टेट ऑफ तमिलनाडु। देखो, मैंने आपको 4 लेवल्स बताए थे। सबसे ऊपर एमसीए, एमसीए का भी कोई काम नजर नहीं आ रहा मुझे। कंपनी लॉ बोर्ड, फिर रीजनल डायरेक्टर और आरओसी। छोटे काम में आरओसी की बातें सारी हो गई कि नहीं? अब जरा आरडी को तंग कर लिया जाए, रीजनल डायरेक्टर से ही बात की जाए, खाली बैठा रहता है, कुछ काम करेगा। रीजनल डायरेक्टर का यहां पर कंफर्मेशन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा और कहेंगे भैया इसको चेंज कराना है। रीजनल डायरेक्टर के उसकी परमिशन के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। इज इट क्लियर और नॉट? जरा जल्दी नोट करिए इसे। शुरू करें इसको। देखो, यहां पर भी मुद्दा क्या बोर्ड रेजोल्यूशन से पास हो सकता है या स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए? तो बिल्कुल स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जनरल मीटिंग में, और रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दी जाएगी, और कहानी वही बतानी है। कौन से रीजंस? कि जी हम जरा एफिशिएंटली काम करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली एडवांटेजेसली काम करना चाहते हैं। सारी कहानियों में से कुछ ना कुछ एक बढ़िया सी कहानी सुना के उसे एक एप्लीकेशन दे दो। 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, विद इन 4 वीक्स। विद इन 4 वीक्स आपको रीजनल डायरेक्टर क्या दे देगा? कंफर्मेशन। जो कंफर्मेशन आपको मिली, एक तरह से ये तो अलाउ कर दिया ना उसने कि ठीक है जी कर लो। क्या करें अब? बोलिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं अभी। जब आरडी देखो एक स्टेप ऊपर था, ले लिया,
अब किसको बताएं जाके, नीचे बताएं ना, आरओसी को। आरओसी को जाके आरडी का कंफर्मेशन लेटर दिखा देते हैं, साथ में उसे कहते हैं देखो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो चेंज रिक्वायर्ड था आरओसी वाला वो भी करके दे दिया है, अटेस्ट करा दिया है। चेंज नहीं हुआ, ये स्टेट क्योंकि सेम है, अटेस्ट करा दिया उसे कि जी ये देखो ये वाला सिस्टम था, आरओसी डिफरेंट था, अब आरओसी डिफरेंट होगा। तो आरओसी को इस मेमोरेंडम को अटेस्ट करा के साथ में कंफर्मेशन लेटर लगा के ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी कि हमें कंफर्मेशन मिल गई है, कंफर्मेशन लेटर, और साथ में क्या दे दिया, अटेस्टेड एमओए, एमओए की एक अटेस्टेड कॉपी। अब आरओसी को जब पता लगा कि बिल्कुल ठीक काम हो गए हैं, चलो क्या करें अब, मुंबई का आरओसी क्या करेगा अब, फॉर एग्जाम्पल पुणे वाले आरओसी को अपने रिकॉर्ड में चेंज करने के बाद सारे रिकॉर्ड्स ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। आरओसी पहले तो क्या करेगा, चेंज करेगा सारी डिटेल्स, चेंज इन हिज रिकॉर्ड्स। चेंज करने के बाद सारे रिकॉर्ड्स को ट्रांसफर कर देगा नए आरओसी के पास। ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड्स किसको, टू न्यू आरओसी, टू न्यू आरओसी। ठीक बात है, इनका तो सारा काम हो गया। अब हमारा काम शुरू होता है, जल्दी से नया रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढो, और जैसे ही रजिस्टर्ड ऑफिस मिलता है क्या करना पड़ेगा, नोटिस टू न्यू आरओसी। ठीक बात है, 30 दिन के अंदर हमें आरओसी को नोटिस देना है कि नहीं। अब हम किसकी जुरिस्डिक्शन में आ गए, नया आरओसी की। तो नया आरओसी क्या कहेगा, लाओ जी अब कहां रजिस्टर्ड ऑफिस खोला आपने, डिटेल दो, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है किसकी तरफ से, पुराने आरओसी की तरफ से, कि मैं आपको सारे रिकॉर्ड्स ट्रांसफर कर रहा हूं। तब नया आरओसी सारी की सारी डिटेल हमसे मांगना शुरू कर देगा। तो इसके बाद करना क्या है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढो और उसके बाद न्यू आरओसी को 30 दिन के अंदर नए रजिस्टर्ड ऑफिस का पता बता दो, नोटिस दे दो। ठीक बात है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। चले आगे। अब लास्ट काम बच गया इसका, सिचुएशन का, और थोड़ा सा बड़ा काम है। कहां जाएं, कंपनी लॉ बोर्ड इससे अगली सीढ़ी है कि नहीं है। काम थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए सीएलबी बीच में आएगा। कंपनी लॉ बोर्ड बीच में इसलिए आएगा क्योंकि अब स्टेट चेंज हो रही है। ठीक बात है कि नहीं। और स्टेट चेंज होने पर मैंने क्या बताया था, यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं वहां के क्रेडिटर्स को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। उन क्रेडिटर्स को भी कहा जाएगा आप बताओ कि इसको हम ट्रांसफर होने दें या नहीं। अगर क्रेडिटर्स ने टांग अड़ा दी, कह दिया कि नहीं जी हमारा इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, हम इनको यहां से नहीं जाने देंगे, तो फिर ये ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी क्रेडिटर्स को भी कहा जाएगा कि आप बताओ कि आपका कोई इंटरेस्ट हार्म तो नहीं हो रहा इस चेंज से, तो सीएलबी उनको पूरा पूरा मौका देगा। जब तक सारे के सारे क्रेडिटर्स इस बात के लिए राजी नहीं हो जाते, तब तक सीएलबी यानी कंपनी लॉ बोर्ड इस रजिस्टर ऑफिस को चेंज करने की इजाजत नहीं देगा। बात समझ आ गई। तो बात क्योंकि बड़ी है, फटाफट से जरा बोर्ड का भी रेजोल्यूशन लो और फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो। बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए तैयारी की गई और जनरल मीटिंग में पास कर दिया गया। अब रोल किसका आ गया, कंपनी लॉ बोर्ड का रोल। एक एप्लीकेशन फाइल की गई जिसे कहते हैं पेटिशन। क्या बोलते हैं, पेटिशन। इस पेटिशन के बाद सीएलबी को जैसे ही हमने ये एप्लीकेशन दी, पेटिशन दिया,
पिटिशन बाय कंपनी, ये फटाफट से सारी अफेक्टेड पार्टीज को बुला लेगा, नोटिस दे देगा। जितनी भी अफेक्टेड पार्टीज हैं, इस कंपनी के यहां से जाने से जिन पार्टीज पर अफेक्ट पड़ता है वो कहलाएंगी अफेक्टेड पार्टीज। इन अफेक्टेड पार्टीज को क्या दे देगा? नोटिस। कहेगा आप आओ, देखो, बताओ हमें कि कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। नुकसान होगा तो हम आपकी पहले सुनवाई करेंगे। जब तक सारे के सारे क्रेडिटर्स का कंसेंट नहीं मिल जाता, तब तक ये काम नहीं होगा। ठीक बात है कि नहीं? क्रेडिटर्स ने बोल दिया जी हमें कोई टेंशन नहीं है, आप ये ट्रांसफर होने दो। जैसे ही यहां से हरी झंडी मिली, सीएलबी कहेगा ठीक है जी, मेरी तरफ से भी काम ओके है। क्योंकि सीएलबी की इंफॉर्मेशन से अब सारे काम होने हैं, इसीलिए क्या होगा? सीएलबी का जो भी अप्रूवल आया सीधा लेके पहुंच जाओ आरओसी के पास। आरओसी को कौन देगा? कंफर्मेशन बाय सीएलबी। सीएलबी कहेगा मैंने सारी की सारी कार्रवाई पूरी कर ली है अपनी तरफ से, अब आप इसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हो। यानी जिस तरह से कंफर्मेशन आई है, आरओसी भी स्टेप लेगा। ऐसा हो सकता है कि यहां का आरओसी बोले नहीं जी हम तो स्टेट चेंज ही नहीं होने देंगे, कह सकता है वो। आरओसी भी अब टांग अड़ा सकता है। वो कहेगा जी देखो, जब ये कंपनी यहां से हमारी स्टेट से निकल के चली जाएगी तो जो रेवेन्यू ये यहां पर कमा रही थी, जो हमारी स्टेट के पास आ रहा था, तो वो तो अब नई स्टेट के पास आएगा। ठीक बात है कि नहीं? इतनी बड़ी कंपनी ने इतना बड़ा ऑफिस खोला था, इतनी बड़ी प्रोडक्शन हो रही थी, हजारों लोगों को जॉब्स मिली हुई थी। अब स्टेट चेंज होने के कारण होगा क्या? कुछ लोग तो ट्रांसफर होंगे, लेकिन कुछ लोग ट्रांसफर नहीं भी होंगे। जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी लोगों को हमारी स्टेट के, वो भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसे केस में आरओसी कुछ ऐसा जरूर कह सकता है, लेकिन यह प्रूव करना पड़ेगा कि इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर यह भी प्रूव कर दिया जाए तो आरओसी इसका ओके मिलने के बाद, इसे आप एक काम करिए, इसे थर्ड पॉइंट मान लीजिए, ए बी सी, कंफर्मेशन बाय सीएलबी टू आरओसी दी जाएगी और आरओसी का क्या मांगा जाएगा? ओपिनियन। फोर्थ केस में, डी केस में, जब सारी बातें तय हो गई तो सीएलबी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख देगा, टी एंड सी, कि इन टर्म्स एंड कंडीशन में हम आपको वहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ आई बात के नहीं? चारों पॉइंट्स पूरे हो गए। पेटिशन दिया, क्रेडिटर्स को बुला लिया, अफेक्टेड पार्टीज को बुला लिया, आरओसी से भी पूछ लिया ओपिनियन लेने के बाद, सीएलबी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में ट्रांसफर ऑर्डर दे देगा। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आरओसी का काम शुरू हो गया। आरओसी ने क्या करना है? वही काम जो उसने यहां पर किए थे। आरओसी कहेगा लाओ जी कंपनी, अब आपको कंफर्मेशन लेटर मिल गया ना, लेके आओ। अब नेक्स्ट काम, आरओसी के पास कंफर्मेशन लेटर लेके पहुंच जाओ। अब तो मेमोरेंडम को पूरी तरह से चेंज करवाने की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। तो आरओसी के पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक तो सीएलबी की कंफर्मेशन लेटर और साथ में क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करके पहुंचा दो फटाफट से।
कितने टाइम में? दिन आपके पास 30 ही रहेंगे या बढ़ जाएंगे? देखिए बताइए, क्या ये रेगुलर चेंज था या एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेंज था? क्या सिर्फ इसी आरओसी को ये दो चीजें देने की जरूरत है या दूसरे को भी बताना पड़ेगा कि हम आ रहे हैं? क्योंकि यहां पर काम थोड़ा लंबा है, दो दो आरओसी से डील करना है इस कंपनी को, इसीलिए वक्त दिया गया है 3 महीने। आरओसी कौन सा? ओल्ड भी और न्यू भी, दोनों को देना क्या है? कंफर्मेशन लेटर की कॉपी और एमओए की एक ऑल्टर्ड कॉपी। देने का टाइम कितना है? 3 महीने। कौन देंगे 3 महीने? जिस डेट से कंफर्मेशन मिली उस डेट के 3 महीने के अंदर अंदर दोनों आरओसी को आप इंफॉर्मेशन दोगे। इंफॉर्मेशन चली गई तो सिस्टम वही रहेगा जो कि यहां फॉलो किया। पुराना आरओसी क्या करेगा? अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज करेगा और सारे के सारे रिकॉर्ड्स किसको ट्रांसफर कर देगा? नए आरओसी को। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बची? नया रजिस्टर्ड ऑफिस लो और लेने के 30 दिन के अंदर अंदर उसका एड्रेस, उसका नोटिस किसको पहुंचा दो? न्यू आरओसी को। बात समझ आ गई सबको? आरओसी का कंफर्मेशन थोड़ी होता है, आरओसी से तो उसने सिर्फ ओपिनियन लिया है। सीएलबी के कंफर्मेशन के 3 महीने के अंदर अंदर अब कंपनी दोनों आरओसी के पास जाएगी, अपने पुराने आरओसी के पास भी, लो जी दोनों चीजें, और नए आरओसी के पास भी। ठीक है, इज इट क्लियर? नोट कर लिया सभी ने? इसके बाद के पॉइंट्स नोट कर लेंगे आप। ये काम आरओसी लिख लीजिएगा, ओल्ड और न्यू दोनों के पास जाना है। टाइम कितना है? 3 मंथ्स। बाकी प्रोसीजर बुक, इसमें अब रीडिंग करने की जरूरत है मेरे ख्याल से, कर लेंगे आप एक काम करिए, इसकी रीडिंग खुद करिएगा, और अगर कोई परेशानी आए तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लेट्स प्रैक्टिस के, आइए फिनिश करें इसे, और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। Okay, Messrs ABC Limited, a company registered in the state of West Bengal, desires to shift its registered office to the state of Maharashtra. जरा बता दो क्या क्या है ये? 4th लग रहा है या नहीं? 2 अलग अलग स्टेट्स हैं। आइए आगे चलें। Explain briefly the steps to be taken to achieve the purpose. Would it make a difference if the registered office is transferred from the jurisdiction of one registrar of companies to jurisdiction of another registrar of the companies within the same state? यानी केस 3 और 4 दोनों इकट्ठे पूछ लिए गए। ठीक बात है कि नहीं? दोनों के प्रोसीजर बताने पड़ेंगे, और पहले वाले का प्रोसीजर उसमें क्या लिखा है? इन ब्रीफ, डिटेल नहीं देनी। इज इट क्लियर? तो यही दोनों बातें जो हमने यहां स्टेप लिखे हैं, आपने दोनों लिख के आने, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, XY Limited has its registered office at Mumbai in the state of Maharashtra. For better administrative conveniences, the company wants to shift its registered office from Mumbai to Pune, again the state of Maharashtra. What formalities the company has to comply with under the provisions of Companies Act 1956 for shifting its registered office as stated above? Case 3. Question number 3, 2008 में आया था। VD Company Limited is registered in Tamil Nadu
within the jurisdiction of the registrar of companies Chennai. The company proposes to shift its registered office to a place within the jurisdiction of registrar of company Coimbatore. Again case 3. अब नाम क्योंकि आपको याद हो गए, इसीलिए यह ध्यान रखना कहीं मुंबई से उसने किसी और स्टेट का नाम ना ले दिया हो, तो वो केस आपके दिमाग में जैसे मुंबई या पुणे चलता रहता है, उस चक्कर में पता लगे कि आप ये लिखा और क्वेश्चन पूछा था ये। इज इट क्लियर? तो ये दोनों बातें जरूर देखिएगा कि मुंबई के साथ पुणे है या नहीं है, और चेन्नई के साथ कोयम्बटूर है या नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ी सी रिवीजन करनी है तो रिवीजन कर लो, और फिर लेंगे हम टेस्ट। टेस्ट का पैटर्न हमेशा सेम रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और